नमस्कार दोस्तों। किताब महाराजा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। ये किताब दीवान जर्मनी दास द्वारा लिखी गई है। भारत के महाराजाओं की जिंदगी, प्यार और साजिशों में डूबी कहानियाँ, भाग तीसरा। शुरू करते हैं। क्रिकेट और राजनीति। सन 1929 के करीब विश्व क्रिकेट के मानचित्र पर भारत का नाम पहली बार दिखाई पड़ा। धीरे धीरे इस खेल की तरफ लोगों का उत्साह बढ़ा और भारत ने अपना पहला आधिकारिक टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला। इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस और एमसीसी के सभापति लॉर्ड हेल्सम ने मजाक में अपने भाषण में कहा, अगर कुछ नहीं तो कम से कम क्रिकेट के क्षेत्र में भारत को प्रादेशिक शासन स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। शुरू में कश्मीर, पटियाला, कपूरथला और भारत के अन्य रियासतों के राजा महाराजाओं ने क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी ली और उनकी टीमों ने आपस में कई मैच खेले। जम्मू और कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह क्रिकेट के सच्चे संरक्षक थे। पटियाला और कपूरथला के महाराजा को भी वैसा ही चाव था और उनके जहां नियमित रूप से क्रिकेट खिलाड़ियों की टीमें बन गई थीं। कश्मीर के राजा कद्र के बहुत नाटे थे। कश्मीर के महाराजा कद के बहुत नाटे थे। वे सिर पर जब बहुत बड़ी पगड़ी बांधते तब खासे विदूषक दिखाई देते। वे चूड़ीदार पायजामा और उस पर लंबा कोट पहनते थे। उनके कानों में मोतियों की बड़ी बड़ी बालियां पड़ी रहती थीं। महाराजा को यकीन हो चुका था कि वे ऊंचे दर्जे के बल्लेबाज हैं। अपने खिलाफ भारत में अपने खिलाफ खेले गए हर मैच में सबसे ज़्यादा रन महाराजा ही बनाते थे। जब कभी महाराजा बैट लेकर क्रिकेट के मैदान में उतरते तो बॉलर बहुत धीमे गेंद फेंकता और आमतौर पर विकेट के स्टंप्स को बचाकर महाराजा अपने बैट से गेंद को छू देते और फील्डर खिलाड़ी कायदे से अपना काम करने की बजाय गेंद को ऐसी ठोकर मारते कि वह बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती। अगर ना जाती तो दूसरी ठोकर मारकर उसे आगे बढ़ा दिया जाता। इस तरीके से महाराजा कई दफ़ा बाउंड्री मारकर खूब रन बना लेते। महाराजा के क्रिकेट खेलने का सीन बड़ा दिलचस्प और मजाकिया होता था। महाराजा अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। हालांकि देखने में सूरत से वे सीधे साधे और बेवकूफ़ लगते थे। लॉर्ड कर्जन ने, जो उस जमाने में भारत का वायसराय था, अपनी एक डायरी में जिक्र किया है कि महाराजा प्रताप सिंह समझदारी और मूर्खता का एक मिला जुला नमूना थे। क्रिकेट खेल में महाराजा समझ ही ना पाते थे कि खिलाड़ी लोग ठोकर मारकर गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाते और विकेट को बचाकर गेंद फेंकने हुए उनका मजाक बना रहे हैं। अगर कभी गलती से गेंद विकेट की तरफ जाने लगती तो अंपायर फौरन नो बॉल कहकर उसे बेकार कर देता। शपथी महाराजा समय बल्लेबाजी में बहुत कमज़ोर थे, मगर उनकी टीम में उस जमाने में भारत के चुने हुए नामी ग्रामी बल्लेबाज और बॉलर शामिल थे। देश में क्रिकेट का खेल लोकप्रिय बनकर प्रगति करता गया और भारत के वायसराय ने भी अपनी एक निजी टीम बनाई जिसे वायसराय 11 कहा जाता था। सन 1933 में अर्ल ऑफ विल्डिंग वायसराय थे और वे भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संरक्षक बन गए। उनके ज़माने में क्रिकेट में एक गंभीर मोड़ लिया, इस अर्थ में कि क्रिकेट के खेल में राजनीति भी अपनी जगह बनाने लगी। भूपेंद्र सिंह महेंद्र बहादुर पटियाला के महाराजाधिकार क्रिकेट बोर्ड के उप संरक्षक और मिस्टर R.E. ग्रांट गोवन उसके प्रेसिडेंट चुने गए। पटियाला नरेश दक्षिणी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक और संरक्षक तौर पर पहले से ही थे और वे मेलबोर्न काउंटी क्लब के मेंबर भी बन गए। उन दिनों में यह बड़ी प्रतीक्षा की बात थी। भारत में क्रिकेट का खेल विकास करने में पटियाला नरेश ने शुरू में ही दिलचस्पी ली, इसीलिए क्रिकेट के क्षेत्र में वे बहुत मशहूर व्यक्ति बन गए। वायसराय अर्ल ऑफ विल्डिंग और उनकी पत्नी इस बात से जल बुन गए और महाराजा से ईर्ष्या करने लगे। बहुत जल्द महाराजा और लॉर्ड विल्डिंग के बीच इस बात का प्रतिद्वंद्विता छिड़ गई कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर दोनों में से किसका अध्यक्ष रहे। बोर्ड के प्रेसिडेंट मिस्टर ग्रांट गोवन वायसराय और उनकी पत्नी काउंटेंस ऑफ विल्डिंग के पिट्ठू थे। वायसराय और उसके
ख़ास तौर पर लेडी विल्डिंग यह चाहते थे कि मिस्टर ग्रांट गोवन प्रेसिडेंट बने और उनके निजी मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर ब्रिटेन जोन्स क्रिकेट के मामलों में सर्वसेना बनाया जाए। बोर्ड के भारतीय मेंबरान, ख़ास तौर पर नवाब सर लियाकत हयात खां, पटियाला के प्राइम मिनिस्टर और विलायत के काउंटी क्रिकेट के नामी ग्रामी दीवान वलायती राम भी, जो दक्षिणी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, वायसराय की तजवीज़ के खिलाफ थे। बोर्ड की तरफ से अच्छा काम करने के कारण क्रिकेट के क्षेत्र में महाराजा पटियाला का पूरा प्रभाव था, जिससे वायसराय बहुत चिढ़े हुए थे। इसी ईर्ष्या में के कारण वे महाराजा को राजनीतिक षड्यंत्रों में फंसाने की चालें चलने लगे और अपने पॉलिटिकल सलाहकारों को भी उकसाया कि महाराजा की प्रतिष्ठा बिराने के लिए उनको छेड़ने में मौके ढूंढते रहें। सन 1934 में जब जार्डिन भारत घूमने आया, तब ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। ब्रिटिश वायसराय को यह बर्दाश्त न था कि कोई महाराजा ब्रिटिश टीम में खिलाड़ी चुना जाए। महाराजा पहले से ही एमसीसी के मेंबर थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के जरिए ब्रिटेन टीम के कप्तान जार्डिन पर दबाव डालवा कर अपना काम बना लिया। जार्डिन ने महाराजा को अपनी टीम में शामिल करना स्वीकार कर लिया। वायसराय को भी जब खबर लगी तो उन्होंने जार्डिन से पूछा कि क्या यह सच है कि वह महाराजा को अपनी टीम में खेलने का उससे निमंत्रण दिया है। जार्डिन ने जवाब दिया कि टीम के कप्तान की हैसियत से उसे अधिकार है कि एमसीसी के किसी एक मेंबर को वह अपनी इच्छा से टीम में शामिल कर सकता है। लॉर्ड वेल्डिंग ने जार्डिन को समझाया कि वायसराय की हैसियत से सारे महाराजे उनके अधीन हैं और बिना उनकी मंजूरी हासिल किए उनमें से किसी को अंग्रेजी टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। वायसराय की बातों का जार्डिन पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने अपना इरादा बदलने से इनकार कर दिया। वायसराय ने तब अपनी पत्नी से कहा कि वे जाकर जार्डिन को समझाएं। काउंटेंस ऑफ वेल्डिंग और अपने कौशल, कूटनीति और चालबाजी के लिए मशहूर थी। अपने निवास स्थान के आलीशान खूबसूरत बगीचे में वे जार्डिन के साथ टहलने को निकली और बाँह पकड़कर उसे समझाया कि वह महाराजा को अपनी टीम के खिलाड़ियों में शामिल करने का इरादा छोड़ दे। जार्डिन मशहूर और तजुर्बेकार खिलाड़ी था। वह काउंटेस के चक्कर में नहीं फंसा और अंत में महाराजा ब्रिटिश टीम में शामिल कर लिए गए। इन घटनाओं से लॉर्ड वेल्डिंग और महाराजा की प्रतिबद्धता ऐसी बढ़ी कि उनके सामने खुली शत्रुता के रूप में आ गई। वायसराय पर तत्काल प्रतिक्रिया यह हुई कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर झूठे कत्ल के मुकदमे में महाराजा को फंसा दिया। पंजाब की रियासतों के गवर्नर जनरल के एजेंट सर जेम्स फ्रिंज पैट्रिक द्वारा जांच का हुक्म हुआ। वह जांच पटियाला के दोषारोप नाम से प्रसिद्ध हुई। जांच की कार्यवाही कई साल तक चलती रही और किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ही लॉर्ड वेल्डिंग ने भारत सम्राट बादशाह जॉर्ज के नाम एक पत्र लिखवाया और महाराजा को गद्दी से उतार देने की अनुमति मांगी। महाराजा के खिलाफ एक बहुत लंबा चौड़ा अभियोग पत्र तैयार किया गया, जिससे महाराजा पर झूठे सच्चे ऐसे आरोप लगाए गए कि उनका विवरण पढ़ते ही सम्राट तुरंत वायसराय की बात पर राजी हो गए। महाराजा के कई खुफिया एजेंट दिल्ली में लगे थे। उनसे खबर पाकर कि उन्हें गद्दी से उतारे जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, महाराजा फौरन दिल्ली जा पहुंचे ताकि वहां अपने दोस्तों से सलाह ले सकें कि क्या करना चाहिए। महाराजा चाहते थे कि वायसराय के सरकारी कागजात जो उनमें उनसे संबंधित है किसी तरह हाथ लग जाएं तो ऐसी कार्रवाई की जाए जो वायसराय के मंसूबों पर पानी फेर दे। महाराजा के एक दोस्त मिस्टर J.N. साहनी दिल्ली के मशहूर व्यक्ति थे जो फायर ब्रिगेड के इंचार्ज अफसर मिस्टर XY को अच्छी तरह जानते थे। वह अंग्रेज अफसर वायसराय की पर्सनल असिस्टेंट मिस जेड का प्रेमी था। इस अंग्रेज को 1 लाख रुपया देना तय हुआ अगर वह महाराजा से संबंधित फाइल वायसराय से यहाँ से मंगा दे। वह अंग्रेज फौरन पर्सनल असिस्टेंट जज से मिला और पूरी बात बतलाई। वह राजी हो गई और कहा कि वायसराय की कोठी से 10 बजे रात को वह फाइल लाकर दे देगी, मगर सिर्फ चंद घंटों के लिए। अपने कहने के अनुसार उसने रात को वह फाइल मिस्टर XY के हवाले कर दी,
जो उसे लेकर प्राइवेट टैक्सी में चल पड़ा और कश्मीरी गेट पहुंच गया। वहाँ मिस्टर J.S. साहनी ने 1 दर्जन तेज टाइपिस्ट बुला रखे थे, जिन्होंने चंद घंटों में ही पूरी फाइल के करीब 200 पुष्ट टाइप कर डाले और सुबह होते ही वह फाइल मिस जेड को वापस कर दी गई, जिससे उसे यथास्थान पहुंचा दिया। इस काम के लिए मिस जेड को 50,000 रुपये मिले और इतनी ही रकम मिस्टर XY की जेब में पहुंच गई। मिस जेड ने यह जोखिम का काम इसलिए किया कि इतना रुपया उसे ज़िंदगी भर भी के लिए काफ़ी होगा। वह जानती थी कि कोई दूसरा वायसराय आने पर वह इंग्लैंड वापस भेज दी जाएगी, क्योंकि तब तक उसकी नौकरी की मियाद भी ख़त्म हो जाएगी। लॉर्ड वेल्डिंग का कार्यकाल समाप्त होने में सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए थे। मिस जेड ने सोचा कि इन 6 महीनों में वह 50,000 रुपये शायद ही कमा पाए, जबकि विलायत लौटकर वह उस रुपये से एक बढ़िया मकान खरीद कर रह सकती है और वहाँ उसे किसी व्यवसायी अथवा राजनीति के यहाँ नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। ज्यों ही मिस जेड ने वह फाइल वापस जाकर वायसराय के प्राइवेट दफ्तर की मेज की दराज में रख दी, उसके तुरंत बाद उसने अपना इस्तीफ़ा दाखिल कर दिया, यह बहाना करते हुए कि उसकी मां इंग्लैंड में सख्त बीमार है और उसका जाना जरूरी है। वायसराय ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। ठीक 48 घंटे बाद वह औरत ने मुंबई पहुंचकर जहाज़ पकड़ा और इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई। भारत से जाते ही वह कानून की पहुंच से बाहर थी। अगर कहीं राज खुल भी जाता, अपनी भागने की योजना पर वह मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उधर अपने कुछ विश्वास पात्र मिनिस्टरों व अफसरों के साथ बैठे हुए महाराजा भूपेंद्र सिंह वायसराय की फाइल से टाइप किए गए खत और कागजात बड़े गौर से पढ़ रहे थे। वायसराय फाइल के साथ ही भारत सम्राट को जो खत भेजने वाले थे, उनका कच्चा मजमून पढ़ने के बाद 6:30 बजे वह सुबह महाराजा अपनी राजधानी लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर तथा फॉरेन मिनिस्टर सरदार KM पानिकर और अन्य 2 विश्वस्त अफसरों से सलाह ली कि आने वाली मुसीबत से बचने और वायसराय की शिकायतों पर भारत सम्राट की मंजूरी ना होने देने का क्या उपाय किया जाए। सलाहकारों की मदद से एक खत का मजमून बनाया गया, जिसमें महाराजा के खिलाफ जो जो आरोप वायसराय ने लगाए थे उनका इनकार किया गया। सरदार KM पानिकर को खास तौर पर तैनात किया गया कि वे विलायत जाएं और वह खत स्वयं सम्राट के हाथों में दे। इस खत में महाराजा ने सभी शिकायतों को सफ़ेद झूठ करार देते हुए लिखा था कि वायसराय के साथ उनके निजी ताल्लुक खराब होने की एक वजह थी। वह यह थी कि एक दफ़ा जब लेडी वेलिंगटन राजनाती में परारी थीं, तब महाराजा ने अपने महल में ले जाकर रियासत के जवाहरात और जेवरात दिखलाए थे। उनमें 30 लाख रुपए की कीमत का मोतियों का हार था, जो लेडी वेल्डिंग ने अपने लिए महाराजा से मांगा। महाराजा ने इनकार कर दिया। इस बात से वायसराय चिढ़ गए और महाराजा को सबक सिखाने की धमकी देते हुए कहा कि रियासती बदइंतजामी और जालिमाना हुकूमत का पूरा ब्यौरा सम्राट को लिखकर भेज दिया जाएगा तथा महाराजा को गद्दी से उतार देने की तजवीज़ पेश की जाएगी। 16 पृष्ठों के इस पत्र में वायसराय और काउंटेस वेल्डिंग पर काफ़ी आरोप लगाए गए थे और बड़ी कुशलता से तर्क प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें यह जाहिर होता था कि वायसराय ने महाराजा के खिलाफ जो भी अभियोग कायम किए हैं, उनकी बुनियाद निजी अदावत है, जो महाराजा के मोतियों का हार देने से इनकार करने पर शुरू हुई थी। इस पत्र पर महाराजा ने आगे लिखा कि लेडी वेलिंगटन बड़ी चालबाज महिला है और अपने निजी लालच की वजह से रियासत के मामलों में दखल दिया करती है। वे अपने दोस्त सर PP रामास्वामी अय्यर से, जो वायसराय काउंसिल का एक मेंबर है, मिलकर कोशिश कर रही है कि महाराजा को गद्दी से उतार दिया जाए और क्रिकेट बोर्ड पर भी उनका अध्यापत्य समाप्त हो जाए। भारत के वायसराय लेडी वेलिंगटन की शरारतों और साजिशों के खिलाफ अपने हाथ और भी मजबूत करने के इरादे से महाराजा ने ऐसा इंतजाम किया कि भारत सरकार की तरफ से इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कुछ मेंबरान वहां बुलाए जाएं, जो सिर्फ राजनीतिक मामलों की जांच न करें बल्कि रजवाड़ों के साथ वायसराय के निजी संबंधों की भी स्पष्ट जानकारी हासिल करें। पार्लियामेंट का एक मिशन,
जिसमें मेजर कोल्टाल्ड, अर्नाबेल, एडवर्ड रसेल और 2 अन्य मेंबर थे जो भारत आया। महाराजा ने आपको निमंत्रण दिया कि वे पटियाला में आकर मेहमान बने, जो उन्हें मंजूर कर लिया। पटियाला आने के बाद उनको शिमला की पहाड़ियों में बसे चैल नामक स्थान पर ले जाया गया, जो पटियाला रियासत की गर्मियों की राजधानी थी। वहाँ मेहमानों के शानदार स्वागत सत्कार और अच्छी खातिरदारी के बाद महाराजा ने बड़ी हिम्मत करके अपनी एक तजवीज़ उनके सामने रखी। महाराजा ने उस सारे धन की एक फहरिस्त तैयार की जो लॉर्ड वेल्डिंग और उनकी पत्नी ने भारत के राजा महाराजाओं पर दबाव डालकर वसूल किया था। वह फहरिस्त मिशन के मेंबरों को दे दी गई। फहरिस्त में रजवाड़ों और उनके मिनिस्टरों के नामों का पूरा ब्यौरा दिया गया, जिन्होंने लंबी लंबी रकमें वाइसराय और उनकी पत्नी को दी थी। उसमें महाराजा दातिया, उनके प्राइम मिनिस्टर सर अजीज अहमद, महाराजा ग्वालियर, नवाब रामपुर और उनके प्राइम मिनिस्टर सर अब्दुल समद खां वगैरह के नाम भी शामिल थे। इन सब लोगों ने वाइसराय को जो रुपया दिया था उसकी तफसील फहरिस्त में दर्ज थी। मिशन ने विलायत पहुंचकर यह फहरिस्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी, जिसने उसे सम्राट के पास भिजवा दिया। मिशन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से सैमुअल होर से एक भी रिपोर्ट की कि वायसराय और उनकी पत्नी दोनों हिंदुस्तान में बदनाम हो चुके हैं और वे राजे रजवाड़ों को धमकाकर उनसे धन वसूल रहे हैं। लंदन पहुंचकर सरदार के एम पनिकर ने बड़ी कोशिश करके बकिंगम पैलेस के सम्राट से भेंट करने की अनुमति प्राप्त की। वे अध्ययन कक्ष में सम्राट से मिलने और महाराजा का पत्र अपने हाथ में लिए। पत्र पढ़कर सम्राट को बड़ा क्रोध आया और उत्तेजित होकर उन्होंने बतलाया कि विलिंडिंग दंपति के बारे में बहुत सी शिकायतें उनके पास आ चुकी हैं। अब उनको हिंदुस्तान में रहने ना दिया जाएगा, ताकि वे सम्राट के खैरख्वाह और वफादार महाराजाओं और रजवाड़ों को आइंदा परेशान ना कर सके। सम्राट ने सरदार पनिकर को विश्वास दिलाया कि किसी भी हालत में महाराजा को गद्दी से उतारा ना जाएगा, और वायसराय से शिकायत का कोई पत्र आएगा भी तो उस पर कोई कार्यवाही महाराजा के खिलाफ नहीं की जाएगी। यह खुशखबरी सुनते ही महाराजा पटियाला के अंतरंग मुसाहिबों और मिनिस्टरों, रानी महारानियों और विश्वास पात्र बंधुओं ने उत्सव समारोह मनाए, जलसे हुए, दावतें दी गई और रात भर नाच गाने होते रहे। वायसराय को इन सब बातों की कोई खबर ना थी और उन्होंने महाराजा को गद्दी से उतारने की अपनी तजवीज़ सम्राट के पास भेज दी। सम्राट ने वायसराय का खत पढ़ते ही फौरन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाया और कहा कि यह खत रद्दी की टोकरी में फाड़ कर फेंक दिया जाए तथा वायसराय को इंग्लैंड वापस बुला लिया जाए। सम्राट ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि वायसराय की शिकायत का कारण उनको मालूम हो चुका है। शिकायत के बाद वायसराय की स्थिति कमज़ोर पड़ गई और महाराजा की हिम्मत बढ़ गई। वायसराय की दावतों और जलसों में भी बहुत ही कम शरीक होते और उन्हें कई दफ़ा लेडी वेल्डिंग को सबके सामने ही फटकार लगाई। एक दफ़ा रजवाड़ों की तरफ से दी गई एक दावत में दिल्ली में महाराजा ने लेडी से मुलाकात की। लेडी ने महाराजा से पूछा कि पिंजौर के महल में, जहां मुग़ल शैली का बगीचा और सुंदर फव्वारे हैं, क्या उनको कुछ दिन रहने के लिए मिल सकेगा। महाराजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और महल सिर्फ उनके और उनके परिवार वालों के उपयोग के लिए है और किसी बाहर वाले का वहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलावा इसके ख़ानदान की परंपरा तोड़कर अगर किसी विदेशी को वहाँ ठहराया गया तो महारानियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। गवर्नर जनरल के एजेंट सर जेम्स पैट्रिक ने जब देखा कि वायसराय के खिलाफ महाराजा का अभियान सफल हो गया है और इंग्लैंड के बादशाह की निगाहों में वायसराय की प्रतिष्ठा गिर गई है, तब उन्होंने महाराजा के खिलाफ जांच का काम, जो वायसराय ने उन्हें सौंप रखा था, बंद कर देने में ही अक्लमंदी समझी। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी आरोपों से महाराजा को मुक्त किया, जिसके बदले में लेडी फ्रिज पैट्रिक को एक बहुमूल्य मोतियों का हार तथा हीरे की एक अंगूठी मिली। भारत में जॉर्डन की टीम के दौरे से यह जाहिर हो चुका था कि ब्रिटिश लोग क्रिकेट में भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का कितने उतावले थे। जॉर्डन की टीम ने एक मैच वायसराय 11
के खिलाफ खेला और 400 रन बनाने के बाद आशा थी कि सवेरे वे डिक्लेयर कर देंगे। उत्तर प्रदेश का एक आईसीएफ मिस्टर क्रिस्टी, जो वायसराय की टीम का कप्तान था, सामान्य 6-7 मिनट की बजाय 20 मिनट तक विकेट रोल करता रहा। जब जार्डी ने विरोध किया तब क्रिस्टी ने उससे बड़ी उपेक्षा से उत्तर दिया, जाने भी दो, हमने समझ लिया था कि आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं और हमारी टीम खेलेगी, इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा देर तक विकेट रोल कराया, मगर इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है। जार्डी ने कहा कि उसकी टीम जब तक खेल कर मैदान में नहीं उतरेगी तब तक क्रिस्टी उससे माफ़ी ना मांगेगा। वहाँ काफ़ी यूरोपियन इकट्ठे थे जिनको गुस्सा आ गया। वे जार्डिन के कपड़े बदलने के कमरे में गए और उसे समझाया कि यह मुल्क उसके मुल्क से जुदा किस्म का है। अगर हिंदुस्तानी पब्लिक को यह पता चला कि एक अंग्रेज़ कप्तान इस तौर पर वायसराय की टीम के खिलाफ हो गया है तो उसे ब्रिटिश प्रतिष्ठा में गहरी चोट पहुंचेगी। मगर जार्डिन का एक ही जवाब था, क्रिस्टी सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगे वरना मेरी टीम अब मैच ना खेलेगी। उसने कहा कि अगर इंग्लैंड का बादशाह भी मेरे खिलाफ खेलता होता और अनुचित व्यवहार करता तो जब तक वह माफ़ी ना मांगता तब तक मेरी टीम कभी भी मैच नहीं खेलेगी। इस पर वायसराय ने क्रिस्टी को बुलाकर कहा, जाओ बेटे, मांग लो माफ़ी। क्रिस्टी ने जॉर्डन के पास जाकर माफ़ी मांगी, तब जाकर खेल शुरू हुआ। महाराजा भूपेंद्र सिंह की सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि उसका सबसे बड़ा पुत्र यादवेंद्र सिंह क्रिकेट का फर्स्ट क्लास खिलाड़ी बने। अच्छा फील्डर होने के अलावा वह ऊंचे दर्जे का बल्लेबाज और बॉलर भी बने। उसको सिखाने के लिए महाराजा ने मशहूर अंग्रेज और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी नौकर रखे, मगर सारी कोशिशों के बावजूद यादवेंद्र सिंह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी न बन सका। यादवेंद्र सिंह को कामयाबी दिलाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने के विचार से महाराजा ने एक तरकीब सोची। महाराजा ने वहाँ प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मिस्टर टारेंट नौकर था, जो यादवेंद्र सिंह को क्रिकेट खेलना सिखाता था। उन दिनों बम्बई में के बेरबोन स्टेडियम में इंग्लैंड की टीम खेल रही थी। मिस्टर टारेंट को सिखा पढ़ाकर महाराजा ने राजी कर लिया कि मैच में गेंद ऐसे बचाकर फेंकी जाए कि यादवेंद्र सिंह बहुत से रन बना सके और कुछ छक्के भी मार सके। इत्तेफाक से महाराजा अपनी तबीयत कुछ ख़राब होने की वजह से मैच देखने नहीं जा सके। वे अपने सोने के कमरे में ही ऑल इंडिया रेडियो पर आने वाले मैच की कमेंट्री सुनते। कई डॉक्टर और नर्सें भी महाराजा के कमरे में मौजूद थे। हर दफ़ा जब युवराज छक्का मारता तब महाराजा खुश होकर ताली बजाते, लेकिन जब हर गेंद पर वह बिना चूके छक्के मारता रहा तब मैच देखने वालों का उत्साह घटने लगा। दर्शकों की भीड़ समझ गई कि इंग्लैंड की टीम से मिलकर युवराज इस तेज़ी से छक्के मार रहा है और गेंद फेंकने वाले खिलाड़ियों को उसने फोड़ लिया है। महाराजा भी परेशान हो गए। जब 4 दफ़ा फिर युवराज ने छक्के मारे, वे गुस्से से चीख पड़े, यूवी। महाराजा उनको इसी नाम से पुकारते थे, अब छक्के ना मारना। जब तक महाराजा रेडियो सुनते रहे, मैं बराबर वहाँ मौजूद रहा। इस मैच में अंग्रेज बॉलरों ने यादवेंद्र सिंह के साथ ऐसी ही गुटबंदी कर ली थी कि जैसे कश्मीर महाराजा के साथ बॉलरों और फील्डरों ने की थी। यादवेंद्र सिंह की भी बड़ी इच्छा थी कि अगले साल इंग्लैंड जाने वाली हिंदुस्तानी टीम में वह कप्तान बनकर, मगर बम्बई में मैच के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दर्शक भीड़ ने उन पर खूब फब्तियाँ कसी थी, बेहुदा नारे लगाए थे, सीटियाँ बजाई थी और गालियाँ भी दी थी। महाराजा ने अपने आदमी भेजकर युवराज से कहलवाया कि किसी बहाने वह खेलना बंद कर दें, वरना कुछ न कुछ अशोभनीय घटना अवश्य हो जाती। बम्बई के दर्शक क्रिकेट के खेल को अच्छी तरह समझते थे। उनको पता चल गया था कि युवराज अंग्रेज खिलाड़ियों से मिलकर छक्के मारने लग रहा है। इसी प्रतिक्रिया से वहाँ काफ़ी हो हल्ला मचा। यादवेंद्र सिंह ने बाउंड्री लाइन के पास एक मुश्किल गेंद कैच करने में नटों की तरह उछल कूद कर दिखाई और गिर पड़े। उसके पैर पर सख्त चोट लगी और दर्शकों की भीड़ ने, जो पहले से ही नाराज़ थी, उसे ज़ोरों से शाबाशी दी और तालियां बजाई। युवराज ने फील्ड छोड़ दिया और शेष खेल में उसने कई भाग ना लिया। सच पूछा जाए तो बेरबोन स्टेडियम में वह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था
जिसमें युवराज ने भाग लिया था। इस तरह टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी का उसका सपना समाप्त हो गया। मुसोलिनी से मिलकर षड्यंत्र। पटियाला नरेश महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बेनीतो मुसोलिनी से पहली मुलाकात पलाज़ो वेनेजिया के 17 अप्रैल 1935 को 4:15 बजे शाम को की थी। रोम के विदेश मंत्रालय से उनको पत्र मिला था कि जिसमें मुसोलिनी से भेंट करने की तारीख और समय दिया हुआ था। कलकत्ते में महाराजा का एक इटालियन दोस्त सिनोर अमादियो स्कारपा दागली अफेयर एस्त्री नाम का था, जो इटली का भारत में कौंसल जनरल था। महाराजा की उससे बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और उसी के द्वारा महाराजा ने कोशिश करके मुसोलिनी पर अपना प्रभाव डाला। कौंसल जनरल भी इत्तेफाक से उस समय रोम गया था जब वे महाराजा आए हुए थे। महाराजा की मुलाकात औपचारिक रूप से ब्रिटिश राजदूत के द्वारा तय की गई थी, परंतु कौंसल जनरल ने महाराजा की योजना पहले ही मुसोलिनी को सूचित कर दी थी। मुसोलिनी भी महाराजा से मिलकर भारत विजय करने में उनसे जो सहायता मिल सकती थी उसकी आगामी योजना पर बातचीत करने में उत्सुक था। इटली के बादशाह विक्टर एमेनुअल पैलेस में रहते थे। आमतौर पर वे अपने विशिष्ट मेहमानों के हाल में मिलते थे, जबकि मुसोलिनी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के सरकारी निवास स्थान पलाज़ो वेनेशिया में रहता था। इस महल में दाखिल होने का एक सरकारी रास्ता सामने से था और दो प्राइवेट रास्ते पिछवाड़े से थे। जब कभी मुसोलिनी अपनी किसी चहेती या प्रेमिका को खाने पीने के लिए बुलाता तो उसे एक खास तरह का कार्ड भेजा जाता था। कार्ड की निशानी से पिछवाड़े के दरवाजे से उसे प्रवेश की अनुमति मिलती थी, जहां से वो मुसोलिनी के प्राइवेट कक्ष में पहुंचा दी जाती थी। राजनीति या शासन व्यवस्था में ही नहीं बल्कि अपने प्रेम प्रसंगों में भी मुसोलिनी एक सख्त मिजाज और जिद्दी आदमी था। वह औरतों को अपने पलंग पर आने की आज्ञा उसी सख्ती से देता था जिस तरह वह मिनिस्टर लोगों को अपने सरकारी दफ्तर में आने को कहता था। जब कभी कोई औरत उसके प्राइवेट कमरे में आती तो मुसोलिनी बड़ी लापरवाही से दिखाता और नम्रता या सभ्यता से कपादी पेश न आता। जब हम रोम गए तो उसके प्रेम प्रसंगों की अनेक कहानियाँ सुनाई पड़ी और उनमें से कुछ अखबारों में प्रकाशित हुई, जिनसे जाहिर होता था कि औरतों का प्रेम प्राप्त करने में मुसोलिनी कुछ भद्दे ढंग से काम लेता था और असभ्यता का व्यवहार करता था। मुसोलिनी की असली प्रेमिका क्लोरेटा पेटासी थी, जो मिलान नामक शहर में उसके साथ कत्ल कर दी गई थी। मुसोलिनी की पत्नी डियोना रशेला सार्वजनिक रूप में कम दिखाई पड़ती थी और वह मुसोलिनी के साथ पलाज़ो वेनेशिया में भी न रहती थी। उसकी बेटी एडा का ब्याह सन 1930 में काउंट सियानो में हुआ था, जो एक खूबसूरत व्यक्ति था। मुसोलिनी का खास निमंत्रण पाकर मैं और महाराजा कपूरथला दोनों विवाह समारोह में शरीक हुए थे। काउंट सियानो इटालियन सरकार में विदेश मंत्री नियुक्त हुआ और कई साल तक उस पद पर काम करता रहा। बाद में मुसोलिनी की आज्ञा से उसे गोली मार दी गई, क्योंकि वह उस पर सरकार और मुसोलिनी के प्रति दगाबाज होने का आरोप लगाता था। पलाज़ो वेनेशिया में प्रवेश द्वार पर पटियाला नरेश महाराजा भूपेंद्र सिंह का स्वागत शिष्ट संघ और प्रमुख अधिकार ने किया और उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया गया। वह अफसर महाराजा को और मुझको साधारण बातचीत में फंसाए रखा। उस समय इटालियन कौंसल जनरल सिनोर स्कारपा मुलाकात का वक्त ठीक करने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। मेरे साथ महाराजा कई बड़े बड़े कमरों से होकर मुलाकात के लिए एक बड़े हाल में पहुंच गए, जहां एक सिरे पर मुसोलिनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह बड़ा गंभीर दिखाई देता था। उसके सामने सिर्फ 2 खाली कुर्सियां रखी गई थी। मुसोलिनी के चारों तरफ पहरे का सख्त इंतजाम हुआ करता था। उस बड़े हाल में चारों तरफ झरोखे थे, जिनमें से भरी गई बंदूकें कई मिलिट्री और संतरी झांक रहे थे कि कहीं मुलाकात में आए हुए लोग मुसोलिनी पर हमला ना कर दें। असाधारण व्यक्तित्वों को वे
बंदूकें ऐसी जान पड़ती थी मानो सजावट के लिए लगी हों, मगर गौर से देखने पर वे फौजी पहरियों की असल बंदूकें जाहिर होती थीं। जब हम उस हाल में आगे बढ़े तो मुसोलिनी बैठा ही रहा। उसकी मेज पर जब हमारा फासला सिर्फ 1 गज का रह गया तब वह उठ खड़ा हुआ। उसने हम दोनों से हाथ मिलाया और हमारी बातचीत शुरू हो गई। मुसोलिनी इटालियन भाषा में बोलता था। दुबाशिया उसका अंग्रेजी तर्जमा महाराजा को सुना देता था। महाराजा अंग्रेजी में जवाब देते, जिसका तर्जमा इटालियन में करके वह मुसोलिनी को बता देता। लेकिन जब सन 1930 में मुसोलिनी ने कपूरथला नरेश महाराजा जगजीत सिंह से मुलाकात की तब वह ब्रेंच में बातचीत करता रहा। उस मौके पर किसी दुभाषी की जरूरत ना पड़ी, क्योंकि मैं और महाराजा दोनों ही बखूबी फ्रेंच बोलते थे और समझ लेते थे। पटियाला नरेश ने मुसोलिनी से जिस विषय पर बातें की उसकी गंभीरता की दृष्टि पर उन्होंने अपना ही दुभाषिया रखा था। पहली मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही, जिसमें महाराजा ने अपनी वे सारी योजनाएं सामने रखी जिनमें मुसोलिनी को बड़ा संतोष हुआ। उसके बाद और भी कई मुलाकातें हुईं जिनमें बिना किसी तकल्लुफ़ और आडंबर के पूरे अनौपचारिक ढंग से महाराजा प्लासा वेनेसिया जाकर मुसोलिनी से भेंट करते रहे। महाराजा ने मुसोलिनी से कहा कि अगर वह भारत पर हमला करता है तो उसकी सेवाएं उसे अर्पित होंगी। मुसोलिनी ने इथोपिया का एक देश पहले ही फतह कर लिया था और वहाँ के सम्राट हेल सिलासी देश निकाले की हालत में पेरिस में रहने लगे और वहाँ जहाँ महाराजा ने उससे भेंट भी की थी। मुसोलिनी के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि इथोपिया का सम्राट बनने के बाद वह पूर्व की ओर बढ़े। उसने निश्चित कर लिया था कि महाराजा की मदद से वह भारत को भी जीत लेगा। महाराजा ने उसे बड़े सब्ज बाग दिखलाए और कहा कि उसके पीछे 30 लाख सिखों के अलावा भारत के सभी भागों में विभिन्न धर्मों के असंख्य अनुगामी हैं। महाराजा ने बतलाया कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर होने की वजह से भारत के सभी राजे महाराजे उसकी मुट्ठी में हैं और ज़रूरत पर वो उनसे मनचाही मदद मांग सकता है। महाराजा के एक इशारे पर सभी राजवाड़े बगावत कर देंगे और उन दिनों ब्रिटिश सत्ता में के खिलाफ भारत में आज़ादी का आंदोलन जारी होने की वजह से मुसोलिनी के लिए देश को फतेह कर लेना कोई मुश्किल बात ना होगी। मुसोलिनी सचमुच अपनी योजना पूरी करने को बेहद उतावला था और महाराजा से इसी सिलसिले में उसने कई दफ़ा मुलाकात की। उसने महाराजा से वायदा किया कि भारत जीतने पर वे बादशाह बना दिए जाएंगे। भारत विजय का सपना मुसोलिनी के दिमाग में मरते दम तक रहा होगा। अपनी इस कोशिश में वह अपना साम्राज्य बढ़ाने के अलावा इटली की माली हालत सुधारने का फ़ायदा भी उठाना चाहता था। जब महाराजा ने 6 दफ़ा मुसोलिनी से मुलाकातें की तब ब्रिटिश राजदूत को शक होने लगा। वह रोज़ एक होटल में जहां महाराजा ठहरे थे उनसे मिलने आया। उसने महाराजा से साफ साफ कह दिया कि अगर आइंदा वे मुसोलिनी से मिलेंगे तो ब्रिटिश सरकार इस बात को कतई बर्दाश्त ना करेगी। अगर महाराजा ने जिद पकड़ी और मुसोलिनी से मिले तो मामले की रिपोर्ट सम्राट के पास भेज दी जाएगी। यह चेतावनी मिलने पर महाराजा ने रोम शहर छोड़ देने का निश्चय कर लिया और उत्तरी भारत के सिखों की मदद लेकर भारत जीतने का जो षड्यंत्र मुसोलिनी के साथ रचा था स्थगित हो गया। अपनी आखिरी मुलाकात में महाराजा ने मुसोलिनी से कहा था कि उनको इंग्लैंड के हिज मैजेस्टी बादशाह की सिल्वर जुबली में शरीक होने लंदन जाना है, जिसका निमंत्रण औपचारिक रूप से अचानक उनको मिला है। लेकिन भारत लौटने से पहले वे एक दफ़ा फिर मुलाकात करने आएंगे और लंदन से वापसी पर अपनी बातचीत जारी रखेंगी। महाराजा रोम से चल दिए, मगर इटालियन कौंसल जनरल मिस्टर स्कारपा ने लंदन तक उनका पीछा न छोड़ा और महाराजा से मुसोलिनी की भारत आक्रमण योजना को अमल में लाने की तजवीज़ पर काफ़ी बहस। बादशाह जॉर्ज को सलाह मानकर महाराजा को भारत लौटना पड़ा। लंदन से चलने से पहले महाराजा ने मुसोलिनी को एक खत भी लिखा। महाराजा ने वैसे ही बातचीत अपनी बर्लिन यात्रा में अडोल्फ हिटलर और जनरल गैरिंग से भी की थी। महाराजा ने हिटलर को जो तार भेजा था उसकी नकल दी जा रही है। नेपल्स 27 सितंबर 1935।
योर एक्सीलेंसी, यूरोप का समुद्री तट छोड़ने के से पहले मैं श्रीमान और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस महती कृपा, आत्मीय और स्नेह व्यवहार के लिए जो श्रीमान ने तथा जर्मन सरकार ने मेरे जर्मन आवास काल में मेरे प्रति प्रदर्शित किया। मैं सदा बड़े हर्ष से इस मनोरंजन वार्तालाप को समर्पित करता रहूँगा जिसका सौम्य बर्लिन में मुझे श्रीमान के साथ प्राप्त हुआ। मैं यह हस्ताक्षरित फोटोग्राफ जो श्रीमान ने मुझे भेजने की कृपा की है प्राप्त करके हर्षित हूँ। मैं इसे श्रीमान को बहुमूल्य स्नेह भेंट कर सुरक्षित रखूँगा। श्रीमान का सच्चा स्नेही भूपेंद्र सिंह। मुसोलिनी का व्यक्तित्व निजी जीवन में और तथा सरकारी जीवन में भी था। एक दफ़ा मैंने मुसोलिनी को स्नान की नीली पोशाक पहने समुद्र तट पर पानी पे तैरने देखा। उस पोशाक में वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटा और बेडौल दिखाई देता था। एक बच्चे की तरह वह पानी में खिलवाड़ करता रहा। हालांकि मिलिट्री और पुलिस के संतरी उसकी सुरक्षा के लिए थोड़ी दूर पर तैनात थे, मगर जिस जगह मुसोलिनी तैर रहा था वहाँ लोगों के नहाने की रोक टोक न थी। खुफिया पुलिस के कई आदमी मुसोलिनी पर नज़र रखने के लिए वहाँ जरा दूर पर मौजूद थे। समुद्र तट पर भीड़ न थी। चंद मर्दें औरतें वहाँ स्नान कर रहे थे। जब मुसोलिनी प्रतिष्ठा और सर्वोच्च शिखर पर था उस जमाने में उसका रौब दाब बड़ा चढ़ा था। लोग उससे इस कदर डरते थे कि सड़कों पर, होटलों और जहाँ सर्वाधिक सार्वजनिक पार्कों में उसका नाम लेना गैर मुमकिन था। एक दफ़ा मैंने अपने गाइड से पूछा कि मुसोलिनी ने किस तरह इतनी ताकत हासिल कर ली। वह बेचारा खामोश रहा। मेरा सवाल सुनकर वह परेशानी में पड़ गया। हालांकि हम लोग बहुत बड़े पार्क में थे जहाँ चारों तरफ 50 गज के फासले पर हम लोगों के की बातें सुनने वाला कोई तीसरा था। जब मैंने यह सवाल फिर किया, लोगों के दिलों में मुसोलिनी ने इस हद तक भय आतंक पैदा किया कि रोम में उसकी शान शौकत के खास बदतमीजी की आदतों में अनेक किस्से सुनाई पड़ते हैं। एसेसलियर होटल के में जहां महाराजा के साथ मैं ठहरा हुआ था, एक दफ़ा मुसोलिनी के दामाद काउंट सियानो ने, जो इटालियन सरकार में विदेश मंत्री था, मुझे बार में शराब पीने के लिए निमंत्रित किया। उसने मुझे एक बड़ा दिलचस्प मजाक सुनाया। इटली के बादशाह ने मुसोलिनी और पत्नी काउंट सियानो को कुछ ही दिन पहले ब्रिज खोलने को बुलाया था। जब बारी बारी से कई दफ़ा हाथ बोले ना जा चुके तो महाराजा ने 6 पान की आवाज़ दी। मुसोलिनी ने 6 हुक्म तक बढ़ाया। बादशाह ने फिर 7 पान बोले।